नमस्कार। अर्थशास्त्र के पूर्व आवश्यक गणित के इस 5वें लेक्चर वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके पूर्व चौथे लेक्चर में मैंने आपको फलनों के रेखा चित्र बनाने से अवगत कराया था और उससे संबंध में जो तमाम तरह की बारीकियां हैं कि अक्ष कैसे निर्धारित होते हैं, क्या होते हैं, चतुर्थांश कैसे बनते हैं और किसी भी बिंदु के निर्देशांक को विभिन्न चतुर्थांशों पर किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है उसके चिन्हों के अनुसार, यह सब जानकारी मैंने उसमें आपको दी थी और रेखा चित्र किस प्रकार से बनते हैं। आशा करता हूं कि यह सब आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर नहीं है तो मैं फिर से आग्रह करता हूं कि पुराने वीडियो को, चौथे वीडियो को फिर से देखें और बार बार देखकर उसका अभ्यास करें। आज मैं आपको फलनों के प्रकार के बारे में बताना चाहता हूं और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि फलनों का प्रकार हमें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जो भी अर्थशास्त्र में हम विभिन्न प्रकार के रेखा चित्र, उनकी आकृतियां देखते हैं, विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव ढालों वाली आकृतियां या सीधी रेखाएं, ये सब किसी न किसी फलन पर ही आधारित होती हैं। सीधी रेखा देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वह सीधी रेखा के फलन या समीकरण पर आधारित होगा। तो अगर हमें सीधी रेखा के समीकरण, उसके फलन के बारे में जानकारी है तो हम किसी भी आर्थिक फलन के रेखा चित्र जो कि सीधी रेखा के रूप में होगा, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको बड़ी आसानी से हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए फलनों का प्रकार जानना भी जरूरी है। हालांकि यहाँ पर जितने भी प्रकार बताए गए हैं वो गणितीय रूप से आपकी जानकारी के लिए लाभप्रद होंगे, परंतु यह जरूरी नहीं है कि आपको अर्थशास्त्र में इन सब का प्रयोग देखने को मिले ही। तो इसलिए एक जानकारी के लिए आप पूरा तो देखिए, परंतु अर्थशास्त्र में प्रयोग के नाते आपको कुछ ही फलनों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में मैं आपको वहां पर बता दूंगा। जैसे अगर गणितीय फलनों का वर्गीकरण किया जाए तो ये कई आधार पर होता है। ये आधार क्या हो सकते हैं, ये आपके सामने है। जैसे अंतर्निहित संक्रिया, परिवर्तन की दिशा, परिमेयता अथवा स्पष्टता। अंतर्निहित संक्रिया के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें दो बड़े वर्ग बनते हैं, एक बीजीय फलनों का, दूसरा अबीजीय फलनों का। अब बीजीय फलन जब हम जानते हैं कि जैसे बीजगणितीय जो हमारे चिन्ह होते हैं, यानी चरों को जैसे हम एक्स वाई इस तरह से बीजगणितीय चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो अगर कोई फलन इन्हीं चरों के माध्यम से प्रकट हो जाता है और उस पर सामान्य सी गणितीय संक्रियाएं लगती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग की, तो इस प्रकार के जो फलन होते हैं वो बीजीय फलन कहलाते हैं। अबीजीय फलन दूसरे इस प्रकार के भी फलन होते हैं जिसमें त्रिकोणमिति, लघुगणितीय या चार घातांकीय इस प्रकार की संक्रियाओं का, चिन्हों का प्रयोग होता है, तो ये हमारे अबीजीय फलन कहलाएंगे। इनका सामान्यतः हाथों से ऐसे अंकन असंभव सा होता है और ये जटिल प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र में इनका ना के बराबर प्रयोग है, अगर कहीं प्रयोग होता भी है तो बहुत रेयर है। हमें मुख्यतः बीजीय फलनों पर ही ध्यान रखना चाहिए कि बीजीय फलन क्या है, मैंने बताया। अब ये बीजीय फलन को अगर हम देखें तो इसे भी एक्स की घात के अनुसार हम कई भाग में करके ऐसे मतलब देख सकते हैं। जैसे कि अगर वाई एक्स का एक ऐसा फलन हो जो y बराबर ए एक्स प्लस बी या इसके समरूप में प्रकट हो जाता हो। ये ए एक्स प्लस बी एक सामान्य सा एक्सप्रेशन है। विभिन्न जब हम इसमें देखेंगे समीकरणों को तो ए की जगह या बी की जगह कुछ और मान मिल सकते हैं। ए यहाँ पर सिर्फ एक संभावित गुणांक को दर्शाता है या स्थिरांक को दर्शाता है। तो इस प्रकार जैसे अगर ए की जगह 2 हो जाए तो 2x प्लस बी की जगह 5 हो जाए तो 2x प्लस बी, इस प्रकार के जो होंगे। और यहाँ ये ध्यान रखिए, इसको मैंने इस प्रकार से ऐसे संयोजित किया है कि यहाँ x की एक घात का y बराबर ए एक्स प्लस बी जो है ये x की एक घात का फलन है। इसी प्रकार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी x की 2 घात का फलन है। और ये जो एक लंबा सा एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं a1x प्लस a2x स्क्वायर, यहाँ पर x की n घात का फलन है। वास्तव में
जो सर्वाधिक घात वाला एक्सप्रेशन होता है उसी की घात ही फलन की घात बन जाती है, यानी हम उतने ही घात का फलन मानते हैं। अब जैसे यहां पर देखा जाए तो ये x की 2 घात का होगा, क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो x की 2 घात का ही फलन बनेगा। तो यही चर की अधिकतम घातांक के आधार पर ही वर्गीकृत किया गया, जैसा पहले भी बताया। अब इसी में हम शून्य घात का भी ले सकते हैं। आप कहेंगे क्या शून्य घात? तो शून्य घात का मतलब x की घात शून्य, तो किसी भी चर की घात शून्य होने से उसकी वैल्यू 1 होती है। तो कहने का मतलब यहाँ है कि y इज इक्वल टू a, और यहाँ पर हम चाहें तो लिख दें इंटू x की पावर 0, तो x की शून्य घात का हो गया, लेकिन x की घात शून्य 1 के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका गुणन a में जब करेंगे तो y बराबर a ही आएगा। इसीलिए ये एक्सप्रेशन इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि y इज इक्वल टू a। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि y x का ही फलन है, लेकिन प्रदर्शित हो रहा है y बराबर a से। यहाँ तो x नहीं है समीकरण में, तो वो गया कहाँ? एक्चुअली हम चाहें तो यहाँ पर a के साथ इंटू x की पावर 0 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन उसको लिखने से आपको दिखाने के लिए सिर्फ वो लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम चाहें तो इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं x और यहाँ पर पावर 0, तो ये बन गया x की शून्य घात का। लेकिन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 0 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू a ही रहेगा। इसीलिए अगर हम ना भी लिखें x की घात शून्य तो फर्क नहीं पड़ता, और यही यहाँ पर किया गया, ये y बराबर a, इस प्रकार से इसे दर्शा सकते हैं। और a क्या है? एक अचर राशि है, इसीलिए इसे अचर फलन कहते हैं, क्योंकि जो चर का यहाँ पर पद था वो तो विलोपित हो गया शून्य घात होने की वजह से, तो बचा रह जाता है सिर्फ एक अचर पद। और इस प्रकार y बराबर a, यानी यह जो अचर पद है इसी का एक फलन होगा, तो ये एक अचर फलन कहलाएगा। और इसको अगर हम रेखा चित्र के रूप में खींचें तो y का मान चूंकि स्थिर है, x का मान कुछ भी हो, इसलिए x अक्ष के पैरेलल y बराबर a की एक सीधी रेखा आपको मिल जाएगी। तो यह एक अचर फलन का प्रकार हुआ, और एक अचर फलन का इस प्रकार से रेखा चित्र होता है। इसी प्रकार एक घाती बीजी फलन, तो ये क्या होते हैं? जिसमें स्वतंत्र चर यानी जो x है उसकी अधिकतम घात 1 होती है। और ये फलन ही जो होते हैं एक घाती बीजी फलन, इन्हें ही हम रैखिक फलन कहते हैं। अब ऐसे फलन को अगर हम रेखा चित्र का खींचें तो हमेशा एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है, इसीलिए ये रैखिक फलन रेखा के रूप में मिलता है, चूंकि रैखिक। तो यहाँ पर जो स्वतंत्र चर है उसमें जो भी परिवर्तन होगा उसके सापेक्ष जो आश्रित चर में परिवर्तन होता है उसमें हमेशा एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है। इसी कारण इन फलनों को अनुपातिक फलन भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए y बराबर एक fx एक ऐसा फलन है x का जो 2x + 4 से प्रदर्शित होता है इस समीकरण से। तो यहाँ पर जब भी हम x के मान में कोई मान रखेंगे, x का कोई भी वैल्यू या x की वैल्यू को परिवर्तित करेंगे, जैसे 2 से 3 कर दें, तो y के मान में दुगने का परिवर्तन होगा। करके देख लीजिए, अगर x की वैल्यू शुरू में हम 2 ले लें तो y का मान हो जाता है 2 × 2 + 4, तो ये 4 और 4 8 हो जाता है। और अगर 3 कर दें तो 2 × 3 यानी कि 6 और +4 10, तो 10 हो गया। 8 से बढ़ कर के 10 हुआ, यानी कि x में अगर हमने 1 का परिवर्तन किया तो y का मान 2 गुना बढ़ जाता है या परिवर्तित हो जाता है। और यह x का मान हम कहीं पर से भी रखें, चाहे 2 से 3 करें, चाहे 10 से 11 करें, चाहे 77 से 78 करें, हर बार यहाँ पर तो हम एक ही अंक का परिवर्तन करेंगे स्वतंत्र चर के मान में, लेकिन जो आश्रित चर है उसकी जब वैल्यू देखेंगे तो वो 2 बढ़ी होगी।
तो यहाँ पर सिर्फ यही इसका तात्पर्य है। तो इसकी जो हम रेखा चित्र खींचेंगे, रेखा चित्र खींचना मैंने आपको बता रखा है, आप करके देखिए। इस प्रकार का एक एक्सप्रेशन, एक रेखा चित्र मिलेगी और चित्र मिलेगा इसका रेखा का, तो ये सीधी रेखा के रूप में आपको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे द्विघाती बीजीय फलन, यानी कि जहाँ x की घात 2 हो, तो इनका रेखा चित्र खींचने से शांको आकृतियां बनती हैं, जिसे परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त इस प्रकार से हम जानते हैं। तो यहाँ पर एक आपको परवलय दिखाया गया है, ये देखिए x² - 3, तो ये -3 है ना, y जो है यहाँ -3 के बिंदु से ये गुजरेगा, इसका सीधा सा अर्थ ये है। तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ एक्सप्रेशंस कुछ बदलते जाएंगे तो इसका जो यह बिंदु है ये ऊपर नीचे हमें मिलेगा, बदलता जाएगा। तो इस प्रकार के जो रेखा चित्र हुए वो हमारे कैसे हैं, परवलय के आकार के, परवलय आकृतियां इनको कहते हैं। इसी प्रकार अगर y x का ऐसा फलन हो जो y बराबर 4x जैसा यहाँ लिखा है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y × x = 4, यानी स्वतंत्र चर और आश्रित चर का गुणनफल एक स्थिरांक हो, तो ऐसे में हमें आयताकार अतिपरवलय के रेखाचित्र प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार का एक आप हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं भी ऐसा एक्सप्रेशन हमें मिलता है अर्थशास्त्र में, किसी भी फलन का, किसी भी आर्थिक नियम का जो फलन है इस एक्सप्रेशन के रूप में मिलता है, तो इस प्रकार की उसकी आकृति होगी। या दूसरे शब्दों में कहें, अगर आपको किसी भी आर्थिक नियम का रेखा चित्र इस प्रकार से दिखाई देता तो आप समझ जाइए कि वह किसी आयताकार अतिपरवलय के फलन का रेखा चित्र होगा, यानी उस आर्थिक नियम का जो हम समीकरण प्राप्त करेंगे वह आयताकार अतिपरवलय का समरूप होगा। तो आगे बढ़ें, इसी प्रकार से द्विघाती है क्या, इस तरह से तो मैं वर्गीकरण आपको बताता जाऊंगा, आप देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सभी का आपको प्रयोग दिखाई दे, लेकिन हाँ कुछ कुछ जरूर, जैसे ये है क्या है, द्विघात बीजीय फलन जो वृत्त का समीकरण होगा, यानी y² = 4 - x², इस प्रकार के, या यहाँ पर हम a² भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर हमने 4 ले लिया, जाहिर सी बात है। तो यह एक वृत्त का प्रकार है, यह वृत्त के प्रकार का फलन होगा और उसका रेखा चित्र हमेशा इस प्रकार से बनेगा। तो इसका एक छोटा सा, जैसे हम ये खंड काट लें इतना ही, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अर्थशास्त्र में ज़्यादातर धनात्मक चरों की ही कहना चाहिए कि उनकी वैलिडेशन होता है, और ऋणात्मक जो चर के ऋणात्मक मान हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। कहने मतलब ऋणात्मक मानों पर आर्थिक नियम वैलिडेट नहीं करते हैं। तो जो ये धनात्मक जो हमारा क्षेत्र है जिसपे x और y दोनों, यानी प्रथम चतुर्थांश, इस पर देखिए जैसे इस वृत्त का यह हिस्सा पड़ेगा। अब ऐसी आकृति आप ध्यान करें, अगर अर्थशास्त्र अभी तो आपने प्रवेश किया है तो हो सकता है नहीं जानते हैं, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस प्रकार से मिलता है, तो हो सकता है यह उसका समरूप हो। तो अगर आपको फलनों के प्रकार पता है तो रेखा चित्र, किसी भी आर्थिक नियम के जो रेखा चित्र किताबों में बने होते हैं उसको देख करके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यह संभवतः इस प्रकार का समीकरण रहा होगा, या यह आर्थिक नियम इस प्रकार के समीकरण को फॉलो करता है। तो जो गुण उसमें होते हैं उस कहना चाहिए कि समीकरण के, वो गुण यहाँ पर मिलेंगे, यानी जो भी पैरामीटर्स हैं, जैसे ये वृत्त है,
तो उसके जो पैरामीटर्स होंगे वही उस रेखा चित्र में, उस आर्थिक नियम के रेखा चित्र में भी परिलक्षित होंगे। इसी प्रकार अगर इस प्रकार का एक्सप्रेशन हो, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर जैसे हमने लिखा है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पर हम 4 और 16 लिख दिए, यानी 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर। तो यह दीर्घ वृत्त प्रकार का बनेगा फलन, उसका चित्र, रेखा चित्र दीर्घ वृत्त जैसा होगा। तो यह तो हो गया 2 घात तक के। इसी तरह के हम उच्च घात के भी और फलन ले सकते हैं। अब होता क्या है, यह ध्यान रखिए, जैसे आपने यहाँ पर भी देखा कि घात 2 है, तो क्या हो रहा है, एक ना एक उसमें उतार या चढ़ाव आपको दिखाई देता है। इसी प्रकार 3 घात का हो सकता है। 3 घात का जो बीजीय फलन होगा उसमें आप देखेंगे कम से कम 2 उच्च या निम्न बिंदु मिलेंगे, एक उच्च और एक निम्न, या एक निम्न एक उच्च, इस प्रकार का मान उसमें जरूर मिलेगा। यानी उसका जब रेखा चित्र खींचेंगे तो एक ऐसे पर्वत और एक घाटी यूं आपको जरूर मिलेगी। ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा एक बार और फिर एक बार नीचे आकर फिर ऊपर जाएगा। जब 4 घात का होगा तो कम से कम 3 इस प्रकार के हम्प्स, एक तो हम कहेंगे जो ऊपर की चोटी मिल रही है और ऐसी जो घाटी मिल रही है, तो 1 2 फिर एक ऊपर का 3, इस प्रकार से मिलेगा। तो जितनी भी ज़्यादा घात होगी उतने ज़्यादा उस पर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। यह बात आप यहीं से जान लीजिए। और अर्थशास्त्र में मुझे लगता है कि इतना ज्ञान भी पर्याप्त होगा। फिर भी आप जानिए कि अबीजीय फलन क्या होते हैं। तो मैंने जैसा पहले बताया, जो त्रिकोणमिति, लघुगणकीय, चरघातांकी किस्म के होते हैं, इससे एक्सप्रेशन उनका होता है। अब इसके रेखा चित्र भी खींचना बड़ा मुश्किल होता है, तो कंप्यूटर या अन्य तौर तरीकों से जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसकी मदद से हम लोग खींच सकते हैं, एक्यूरेट पा सकते हैं। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद से मैंने यहाँ आपको इन सभी के रेखा चित्र खींच के दिखाए हैं। ये ऑनलाइन सारे आपको सॉफ्टवेयर्स आजकल अवेलेबल हैं, फ्री में अवेलेबल हैं। आप उस पर वैल्यूज़ डालिए, जैसे मैंने एक्स साइन एक्स डाला, आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके देख सकते हैं। तो किस प्रकार, मतलब वो बनेगा ऐसा ही, हो सकता है उतार चढ़ाव थोड़े छोटे बड़े हो जाए। तो ये जो साइन यानी त्रिकोणमिति में जो साइन फलन होते हैं उसके रेखा चित्र कुछ इस प्रकार से होंगे, त्रिकोणमिति। इसी प्रकार ये लॉग के हो गए लघुगणकीय या फिर चरघातांकी, तो ऐसा फलन का रेखा चित्र बनता है। तो इन रेखा चित्रों के आधार पर हम उन फलनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। इसी प्रकार फलनों में परिवर्तन की दिशा के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। तो उसमें दिशा के आधार पर 2 तरह के हो सकते हैं, एक दिष्ट और अदिष्ट। एक दिष्ट मतलब जिनकी एक ही दिशा में वो फलन बढ़ते जाएं, अर्थात वृद्धिमान है तो इसमें भी 2 प्रकार हो गए, वृद्धिमान एक दिष्ट फलन और ह्रासमान एक दिष्ट फलन। तो एक हो सकता है कि वृद्धिमान हो, जैसे आप देखिए ax प्लस बी, यानी एक सीधी रेखा ऐसी है जिसकी ढाल धनात्मक है, तो ये इस प्रकार का हो जाएगा। या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये भी एक बार ऐसे आया और ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। देखिए कहीं पर भी नीचे नहीं, मतलब बढ़ने की ही प्रवृत्ति इसमें मिलेगी आपको। एक नति परिवर्तन का बिंदु भी मिलता है, लेकिन वहां से वो नीचे ना आकर के उसके पैरेलली ऊपर चला जाता है। तो ये एक दिष्ट वृद्धिमान हो गए, यानी एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं तो बढ़ ही रहे हैं, कहीं पर भी बढ़ने के बाद घटने का क्रम नहीं मिलता है। अब आप देखें अदिष्ट फलन। अदिष्ट मतलब जिनकी दिशा का कोई, आप एक दिष्ट ह्रासमान के भी उदाहरण, ये मैं दर्शाना भूल गया था, आप इसको भी देख लीजिए। ह्रासमान भी हो सकते हैं, यानी एक रैखिक फलन जिसकी ढाल ऋणात्मक हो, ये a माइनस बी एक्स टाइप की। तो देखिए ये ऊपर से नीचे गिरता हुआ है, यानी घटता हुआ जा रहा है, यानी x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी y की वैल्यू और गिरती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से एक दिष्ट ह्रासमान कहलाएगा।
log 1/x का फलन देख लीजिए, ये भी घटता ही जा रहा है। तो ये एकदिष्ट ह्रासमान हो गया। तो एकदिष्ट आप समझ गए। अदिष्ट क्या होते हैं? अदिष्ट जिसकी दिशा स्पष्ट नहीं हो, यानी वो एक दिशा में नहीं जा रहे हैं, पहले बढ़े फिर घटे फिर बढ़े फिर घटे ऐसे करके, यानी उसमें बढ़ने और घटने की प्रक्रिया बारंबार आती जाती रहती है। तो ऐसे फलन हो सकते हैं। अब ये ओवरलैपिंग टाइप का है। कहने का तात्पर्य यह है कि एकदिष्ट और अदिष्ट फलनों में जो मैंने आपको उदाहरण करके बताए, अब आप देखिए तो वो भी पहले बीजी और अबीजी में आ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे पैरामीटर से उसका वर्गीकरण भले कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम से एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि एक प्रकार का ही फलन कई वर्गीकरणों में शामिल हो, कई कैटेगरीज में शामिल हो। इसी प्रकार परिमेयता के आधार पर, यानी जिनको इस प्रकार से अनुपातिक रूप में प्रदर्शित किया जा सके, परिमेयता के आधार पर वो परिमेय फलन कहलाएंगे। जिन्हें नहीं किया जा सकता है वो अपरिमेय फलन हो जाएंगे। फलन के स्पष्टता के आधार पर, स्पष्ट फलन क्या है? जहां पर हम स्पष्ट रूप से बता सकें कि कौन सा चर स्वतंत्र है, कौन सा चर आश्रित है। तो प्रायः हम आश्रित चर को स्वतंत्र चरों के कहना चाहिए कि संक्रियाओं के उसमें दर्शाते हैं, यानी y=a+bx के रूप में दर्शा रहे हैं, y=a0+, यानी यहाँ y की वैल्यू को हम बता रहे हैं कि वो स्वतंत्र चरों के इस प्रकार से स्वतंत्र चर के या चरों के संक्रिया के रूप में प्रदर्शित हो जाता है। तो ये क्या है? स्पष्ट फलन। अस्पष्ट या निहित फलन क्या है? अब देखिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन देखिए कि y x का एक ऐसा फलन है जो इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है, ax² + 2hxy + by² = 0। अब यहाँ हम y के रूप में इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखें, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार का अगर वर्गीकरण है तो वो हमारा स्पष्टता के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है। तो आशा है कि आप समझ पाए होंगे कि फलनों के वर्गीकरण किस प्रकार से किए जाते हैं, और ये आपको जानना चाहिए। इस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आएंगे प्रारंभिक स्तर पे, या वैसे भी इतना नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजी फलन में भी आपके जो x के 0 घात के यानी अचर फलन, x की 1 घात यानी रैखिक फलन, और x की 2 घात के, उसमें आपको परवलय हो गया और आयताकार अतिपरवलय हो गया, वृत्त हो गया, दीर्घ वृत्त हो, इसके समरूप जो फलन और रेखा चित्र हैं उनका अर्थशास्त्र में बहुधा प्रयोग होता है। तो उसका आपको एक ज्ञान होना आवश्यक है, जानकारी होनी आवश्यक है। x की 3 घात के भी फलन, इनका भी प्रयोग होता है। हालांकि मैंने यहाँ चित्र में नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसमें एक अदिष्ट जैसा होगा, एक बार वो धन पे जाएगा फिर एक बार ऋण पे जाएगा। कहने मतलब पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। उसमें कम से कम 2 आपको मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट जरूर मिलेंगे। तो इस प्रकार के फलनों का प्रयोग होता है। आप इसे अच्छी तरह से इस वीडियो को बार बार देख करके चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लें। और मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं, या जैसे कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं उसी प्रकार से इनमें स्पष्टता के लिए आपको पुस्तक का पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, बार बार देखना बहुत आवश्यक है। जैसे वीडियो भी देखते हैं, बार बार देखिए, लेकिन मैं जानता हूँ यह बोरिंग हो जाता है, और एक ही तरह की चीज़ को बार बार सुनना वो कानों को भी कष्ट देता है, संभव भी नहीं होता है। तो प्लीज़ किताबें लीजिए, किताबों को देखिए, पढ़िए, और जो यहाँ पर पढ़ाने से अगर कहीं दिमाग की बत्ती थोड़ी बहुत जल जाती है तो उसको जलाए रखिए, पुस्तक को पढ़ करके उसमें और रमा होइए। और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं फलन के बारे में, जैसा मैंने इस लेक्चर सीरीज में अर्थशास्त्र के पूर्व आवश्यक गणित में मैंने आपको कई छोटी चीज़ों के बारे में कोशिश की जागृत करने की, कि धन संख्याएं, ऋण संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव वाली संख्याएं
किस प्रकार से होती हैं, उनके मान क्या होते हैं, स्थानीय मान क्या होते हैं। इसके बाद भी कई अन्य चीज़ें हैं जो बच्चे मैंने देखा है कि विद्यार्थी उच्च कक्षाओं में अटकते हैं, उनमें स्पष्टता नहीं है। जैसे मैंने पहले भी चर्चा की, प्रतिशत निकालना, या फिर अभी दशमलव वाली या बड़े अंकों के गुणा और भाग करने में कई बार उलझ जाते हैं बच्चे। हालांकि इसकी मैं ऑनलाइन क्लास लूँ, ये थोड़ा सा अपने आप में भी ऐसा है कि शायद रुचिकर भी नहीं हो पा रहा है कि इतनी माइन्यूट सी चीज़ें बताई जाएं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं आपको जागृत करना चाहता था कि यह चीज़ें आप पहले से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो क्लास में आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना संभव हो पाएगा। धन्यवाद।